तो मेरा नाम है प्रणव ओझा और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो हो जाएगा पार्ट 2। 2-3 लोगों ने कमेंट किया था तो भैया पार्ट 2 यहाँ पे हमारा चालू हो जाएगा। 25 तक मैंने करवाए थे और आज के इस वीडियो में बाकी के 15 करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं, 2017 के एमसीक्यूज के हैं, 18 के है। तो वो वीडियो शायद मैं इसके एंड में छोड़ दूंगा, वरना तो आप भी ढूंढ सकते हो और अगर अच्छा लगे तो उसको कमेंट कर देना ताकि दूसरे लोगों को भैया हेल्प हो सके। अच्छा दूसरी एक बात भाई, ये तो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन मैंने एक और क्वेश्चन कल आपसे पूछा था कि हाउ कैन आई बी मोर यूजफुल टू यू, कैसे मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो। तो यार उस पर भी कमेंट कर लेना, हो सकता है आपके लिए किसी और का भी मार्क्स या नंबर बढ़ जाए। तो चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, डैश फंड मोबिलाइजेस रिसोर्सेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकालिटी लाइक अ कंट्री, मतलब कहां से पैसे जो होते हैं वो आएंगे। भैया बाहर से पैसे आएंगे। इनकम फंड तो मैंने पहले बोला था कि ये वो फंड होता है कि भैया रिटायर है उसको पैसा चाहिए तो इनकम फंड। सेकंड यहाँ पे ग्रोथ फंड, तो ग्रोथ फंड तो हमारे जैसे होते हैं कि भाई 25-30 साल में ये चालू किया और 60 साल के बाद उसके पास 60 लाख रुपए हो गए, तो मतलब ये ग्रोथ फंड होता है। डोमेस्टिक विद इन द कंट्री होता है। तो भैया जब ये तीनों तीन नहीं है तो अल्टीमेटली इसका आंसर ये आएगा। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे चले जाते हैं दोस्तों 27 के अंदर। 27 के अंदर क्या लिखा है, विच फंड इन्वेस्ट इन कोर सेक्टर लाइक एनर्जी, आईटी, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों बोला हुआ है कि भैया सेक्टर फंड कभी नहीं सिलेक्ट करना। क्यों नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि देखो साथ एमसीक्यू तो हो ही रहे हैं, साथ में थोड़ा सा सिखा भी दूंगा तो 2 पैसे भी आप ज्यादा कमा लेते हो, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा। तो भैया उसके लिए मुझे माफ कर देना, वरना तो लोग कमेंट करते हैं कि यार सीधे सीधे पॉइंट पे आ जा। देखो डोमेस्टिक फंड विद इन द कंट्री वाला होता है, ऑफशोर फंड आउटसाइड द कंट्री वाला होता है, गिल्ड फंड जो होता है वो सोने चांदी में लेता है, सोने चांदी में इन्वेस्ट करता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता नहीं आज बोलने की इच्छा हो रही है तो बोल देता हूँ, आपके पास 50,000 रुपए है नहीं, ठीक है, तो गिल्ड फंड जो होता है वो तकरीबन 5,000 रुपए के आजू बाजू, 4.5 के आजू बाजू आएगा। तो वो हर महीने महीने आप लेते रहोगे, 10 महीने बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे, रिडीम करके थोड़े से पैसे ऐड कर दो, आप अपने लिए एक गोल्ड रिंग ला सकते हो। तो ऐसे फंड जो होता है वो गिल्ड फंड होता है। तो ना डोमेस्टिक फंड है, ना ऑफशोर है, ना गिल्ड फंड है, और सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए सेक्टर फंड होता है, ठीक है। तो भाई इस तरह से आपको भैया ये जो टॉपिक है वो याद रखने हैं। अब इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, वीडियो लंबा बनेगा, लोगों को पसंद भी नहीं आता कि यार बहुत चला रहे हैं। लेकिन एमसीक्यू की एग्जाम के अंदर अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि यही एमसीक्यू आएंगे, ऐसे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। आज और एक वीडियो रखा हुआ है तो वो वीडियो भी देख लेना, पर्सनल फाइनेंस का है, तो वो भी आपके लिए ज्यादा काम करेगा। नेक्स्ट कहाँ लिखा है, SWP। अब SWV का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे SWP सेविंग विड्रॉवल पॉलिसी, ऐसा सेविंग विदाउट प्लान। यार सेविंग विदाउट प्लान भी नहीं होता है, सेविंग विड्रॉवल पॉलिसी भी नहीं होती है, सेविंग विथ प्लान, ये तीन चीजें बकवास है। ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। अब ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, से फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, यहाँ पे बैलेंस इक्विटी फंड है और यहाँ पे लिक्विडिटी फंड है। यहाँ पे मेरे पास, अरे यार एक सेकंड भैया वरना एडिटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए है, ठीक है, और शेयर बाजार डाउन जा रहा है। तो मुझे पता है कि आज डाउन गया मतलब कल का कल तो आप आने वाला नहीं है, तो मैं हर हफ्ते यहाँ से 15,000 रुपए उठाऊंगा सिस्टमेटिकली, हर हफ्ते 15,000 रुपए बराबर, हर हफ्ते 15,000 रुपए। तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान होता है दोस्तों। कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं। तो
ये चीज है। तो जिस तरह से SWP होता है उसी तरह से दोस्तों SIP भी होता है। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, लेकिन शायद अगर ऐसा कोई MCQ आ गया तो अपने तो भैया मार्क्स जो है वो बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे 29 नंबर का, विच स्कीम आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पॉलिसी। अब टैक्स पॉलिसी सेक्टर वाला तो हमने आगे देख लिया कि भाई वो तो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होता है, तो ये ऑप्शन तो हम लोग रूल आउट कर लेंगे। सी मेरे को आंसर पता है, लेकिन फिर भी आप अप्रोच पे ध्यान रखिए कि भैया हम लोग कैसे अप्रोच से कर रहे हैं। तो पहली तो एक ये चीज हो गई सेक्टर वाला, तो ये सेक्टर हो जाएगा, तो नन ऑफ दिस, तो ये भी आंसर हमारा वायबल निकल गया। ये भी आंसर हमारा वायबल निकल गया। तो दो आंसर तो निकल ही गए, बाकी रहा ELSS, एम्प्लॉय लिंक सेविंग स्कीम। अब यार एम्प्लॉय लिंक सेविंग स्कीम और टैक्स, तो भैया टैक्स का है तो टैक्स तो यही आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से है। अब देखो यार यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया ELSS। अब यहाँ पे ELSS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय लिंक सेविंग स्कीम। बनने जन जाओ कि नहीं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बराबर इक्विटी लायबिलिटी। अरे यार ये लायबिलिटी तो होता ही नहीं है, तो चलो भाई इसको हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। तो बोथ ए एंड बी भी रूल आउट हो गया। इजी लिंक सेविंग स्कीम ऐसा नहीं होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है ELSS। तो इस तरह से इवन दो यू नो द आंसर, एक रिक्वेस्ट है बेटा, इवन दो यू नो द आंसर, भैया आप इस तरह से बाकी के ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद ही आपका काम चलेगा। अब बाकी रहा भैया आपके पास और लास्ट के 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द इन्वेस्टमेंट कैन क्लेम द इनकम टैक्स बेनिफिट। अब यार ये वापिस टैक्स वाला आया, वापिस यहाँ पे मेन चीज आई। तो इसी सबसे पहले यहाँ पे ELSS सेक्टर फंड में नहीं होता, इंडेक्स फंड में नहीं होता। इनकम टैक्स बेनिफिट इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी है और टैक्स सेविंग स्कीम में भी है। तो ये दोनों आंसर जो है वो राइट है। आगे वाला क्या था, विद डिजाइन ऑफ बजट टैक्स पॉलिसी विद स्पेशल टैक्स इंसेंटिव। सी ऐसे देखने जाए तो यार ये टैक्स वाला ही आंसर आएगा। ELSS में भी बेनिफिट होता है, तो ये जो है वो ऑप्शंस थोड़े से यहाँ पे रॉन्ग दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 32, विच डैश फंड आर प्रोवाइडेड लिक्विडिटी। और यार ये लिक्विडिटी यहाँ पे है, आर प्रोवाइडेड एंड सपोर्टेड बाय रिजर्व बैंक। अब यार कौन से ऑप्शन है यहाँ पे वो देख लो। तो यहाँ पे सेक्टर फंड ये रिजर्व बैंक थोड़ी करेगा, इंडेक्स तो शेयर बाजार पे होता है, डोमेस्टिक नहीं तो ये गिल्ट फंड ही होता है, वही उसके हिसाब से काम करेगा। डैश इज अ म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स तो इंडेक्स, लेकिन फिर भी ये तो इनकम तो भाई सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होता है कि भाई उनको इनकम फंड चाहिए, बराबर है। तो हाँ ये इनकम नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा, गिल्ट फंड नहीं आता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ NAV पे तो हमारा एक वीडियो है कि भाई NAV कैसे कैलकुलेट करनी है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, नेट एसेट लायबिलिटी सारी चीजें आएगी। लेकिन हमको पता है कि भाई ये नेट एसेट वैल्यू होती है, नेट एसेट वैल्यू दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी, ये नेट एसेट वैल्यू। लेकिन मैं पहले देख लेता हूँ, न्यू एसेट वैल्यू ऐसा नहीं होता है। नेट एश्योरेंस, ये इंश्योरेंस चैप्टर नहीं है तो भाई ये तो नहीं होगा। नेट अकाउंटिंग वैल्यू नहीं, ये भी नहीं होता है। तो जब ये और तीनों तीन नहीं होते हैं तो भैया यही आंसर आता है। इवन दो हमको पता है तो क्यों ना बाकी के ऑप्शंस जो है वो रूल आउट कर दिया जाए। 35 डैश इज अ मार्केट वैल्यू पर यूनिट ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम। मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट थोड़ी है, पर यूनिट आएगा। नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बचा नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू अब पर यूनिट आ जाएगा, या म्यूचुअल फंड स्कीम का है, स्कीम का है तो भैया स्कीम का है। डैश इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट विद द नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो के पहले आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ है। AMC जो होता है
ये रन मैनेज कंट्रोल करती है, ट्रस्ट चालू करता है, बराबर। कस्टोडियन जो होता है वो सिक्योरिटी करता है, लेकिन मैनेज जो होता है वो स्पॉन्सरर इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल विथ नॉलेज ऑफ वो। और म्यूचुअल फंड है, रिलायंस का म्यूचुअल फंड है, टाटा का है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर पार्ट 2 में देखोगे तो ये वीडियो नीचे कहीं दिखेगा ही, तो वो भी देख लेना। विच फंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेगुलरली, अब यह रेगुलरली होता है तो यहाँ पे ये इनकम फंड ही आएगा। तो भैया ये चीज हमारी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे CSR के 3 है, लेकिन पहले बता देते हैं कि भाई CSR क्या होता है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो भी बड़ी कंपनी होती है, आप लोगों ने मुनाफा कमाया तो गवर्नमेंट बोलती है भाई बात बराबर है, हमें टैक्स देते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, भाई ये बात भी बराबर है, लेकिन आपने जो मुनाफा कमाया उसमें मेरे देश की जमीन आपने यूज की, पेड़ पौधे आपने कट किए, तो भैया एक आपकी मोरल क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसीलिए आप जो भी पैसे कमा रहे हो उसका 2% आपको या एम्प्लॉय के लिए स्कूल चालू करो, या हॉस्पिटल चालू करो, या पेड़ लगाओ, या ब्लड डोनेशन कैंप करो, या कुछ भी करो, लेकिन CSR एक्टिविटी करो। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज कंटिन्यूअस कमिटमेंट मेड बाय द बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये CSR का टॉपिक चल रहा है तो ये आंसर CSR ही आएगा, नन ऑफ दिस होता नहीं है। तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली नहीं होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड भी नहीं आता है, ठीक है। तो CSR यहाँ पे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, यहाँ पे कौन सा हो जाता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, हाँ। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, तो बोले हाँ सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट भी होता है। एंश्योरिंग सस्टेनेबल मतलब झाड़ बाड़ लगा देना, वो भी है। तो भाई ये तीनों 3 है तो ये ऑल ऑफ दिस आएगा। एंड डैश इज अबाउट हाउ कंपनी मैनेज द बिजनेस प्रोसीड टू प्रोवाइड एन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, तो वो हो जाएगा CSR, बराबर। तो ये दोस्तों छोटा सा वीडियो था, बाकी के वीडियो की लिंक यहाँ पे शेयर करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस।